तो आज करना है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? नई टेक्निक। इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं? कोई भी रोग का पता लगा सकते हैं। इन्होंने क्या बोला? इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें? अर्ली डायग्नोसिस करें और हम समझे किसको? पैथोफिजियोलॉजी को। मतलब अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को समझना चाहते हैं तो हमें अर्ली डायग्नोसिस करनी चाहिए कि लेट? अच्छा, अगर मान लो कोई आज हमें सर्दी जुकाम हुआ, अगर हम कल ही ट्रीटमेंट ले लें तो हो सकता है 1-2 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन अगर हमने लिया ही नहीं तो हो सकता है वो वायरल फीवर में भी बदल जाए या और भी क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। तो जितनी पहले अगर हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे उतनी ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। अच्छा, पुराने समय में क्या होता था? हम लोग 3-4 टेस्ट करते थे। ब्लड का, जिसको सीरम टेस्ट कह सकते हैं, बलगम का यानी स्पूटम टेस्ट कह सकते हैं, और क्या यूरिन टेस्ट करते थे। ठीक है ना? तो ये 3-4 ही टेस्ट होते थे पुराने जमाने में। ठीक है, यानी क्या लिखा है? पुरानी पद्धति से, यानी कन्वेंशनल का मतलब होता है प्राचीन पद्धति। प्राचीन पद्धति से जो डायग्नोसिस करते थे, जैसे सीरम का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, एक्सेट्रा, मतलब स्टूल टेस्ट कर लेते थे यानी मल पदार्थ का टेस्ट कर लेते थे, बलगम का टेस्ट कर लेते थे, ये 4-5 टेस्ट हुआ करते थे। इससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल था कि नहीं था? नहीं था। इधर लिखा हुआ है इज, इधर लिखा हुआ है नॉट, नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है ना, इज नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज की डेट पे हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पीसीआर है, हमारे पास एलाइजा टेक्निक है। ठीक है, ये 3 टेक्निक आजकल, इसके अलावा और भी है। ठीक है, ये बताया गया कुछ ऐसी टेक्निक है जिनसे अर्ली डिटेक्शन का पर्पस सॉल्व होगा, यानी द पर्पस ऑफ अर्ली डिटेक्शन वो हमें हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी जो चीज पुराने जमाने में नहीं कर सकते थे वो मॉडर्न साइंस से कर सकते हैं। राइट। अब इन्होंने क्या बोला? जब पैथोजन हमारी बॉडी में होता है, जब पैथोजन होता है हमारी बॉडी में और कम संख्या में हो, मान लीजिए आज इन्फेक्शन हुआ, आज कम है, कल थोड़ा बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा, 4-5 दिन बाद और बढ़ेगा, हो सकता है मलेरिया हो गया, मुझे मलेरिया हो गया। अब मलेरिया हुआ तो अब बताइए, मच्छर ने आज काटा, क्या आज ही सिम्टम नजर आने लगेंगे? नहीं। हो सकता है 1 हफ्ते बाद सिम्टम नजर आए, फिर फीवर आएगा, फिर वो फीवर कब आएगा? हर 2 दिन बाद आ सकता है, यानी तीसरे दिन टर्सरी मलेरिया हो सकता है, या हर चौथे दिन आ सकता है। कभी कभार क्या होता है, मलेरिया में भी डेली फीवर आने लगता है। कई सारे प्लाज्मोडियम का एक साथ इन्फेक्शन हो जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरी भी हो गया। अब मिक्स इन्फेक्शन में फीवर का कोई वो ही नहीं रह जाता, फ्रीक्वेंसी, तो बहुत कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है। उस केस में जब तक सिम्टम नजर नहीं आएंगे तब तक क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा? यानी 1 हफ्ते तक मैंने वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि मुझे सिम्टम ही नजर नहीं आ रहे थे। तो जब सिम्टम नजर आता है तब डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है। लेकिन अगर मैं अपना रूटीन टेस्ट करवा लूं आज या कल, रूटीन टेस्ट करवा लूं कि मैं, हर व्यक्ति को अपना एक रूटीन टेस्ट कभी कभार कराना चाहिए, साल में 1 बार, 2 साल में 1 बार। आपके लेवल पे तो नहीं, लेकिन मेरे लेवल पे कराना चाहिए। तो मेरे लेवल पे ही कराना चाहिए। मान लो 2 साल में मैंने रूटीन टेस्ट कराया, अगर मुझे मेरे अंदर कोई भी चीज जरा भी अप एंड डाउन है, कोलेस्ट्रॉल या विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी, या मान लीजिए कोई भी मिनरल बढ़ गया, घट गया, ये सब पता लग जाता है आज की डेट पे। इससे क्या हो जाता है, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। जब तक सिम्टम नजर नहीं आते थे तब तक डायग्नोसिस होती ही नहीं थी। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, क्या लिखी है? प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, ये पैथोजन्स है। ये नॉर्मली सस्पेक्ट कब किए जाते हैं? जब डिजीज के क्या नजर आए? सिम्टम्स। लेकिन इस समय तक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन कैसी हो चुकी होती है? वेरी हाई। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा पैथोजन फैल जाते हैं तभी लक्षण नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लो कॉन्सेंट्रेशन पर हम इन्हें पता लगा ले, जब हमें सिम्टम नहीं दिखते, लिखा है ना, एट द टाइम व्हेन सिम्टम्स आर नॉट एट विजिबल, यानी जब हमें सिम्टम नहीं दिखते उस समय क्या करेंगे? उस समय अगर हम इन्हें डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम इन्हें एम्पलीफाई कर लेंगे। एम्पलीफाई कर लेंगे इनके जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल। और कैसे एम्पलीफाई करेंगे? पीसीआर हम लोग ने पढ़ा था, 3 स्टेप पीसीआर के कौन कौन से होते हैं? पहला पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, और तीसरा, हाँ, अब क्या लिखा है कि पीसीआर डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। कहता है क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बहुत लो अमाउंट ऑफ डीएनए को डिटेक्ट कर सकता है? हाँ, एक भी डीएनए है ना,
तो उसका हम 30 बार मल्टीप्लाई करा के 1 अरब कॉपी बना सकते हैं। तो आप बताओ 1 अरब कॉपी अगर हमारे सामने बन जाए तो उसमें स्टडी करना कितना आसान हो जाएगा, राइट। पीसीआर रूटीन टेस्ट है, रूटीन टेस्ट बन चुका है, यानी कि अब हमारे डेली की दिनचर्या में आ गया है। मतलब डेली हॉस्पिटल में ये पीसीआर टेस्ट किया जाता है, किसको, एचआईवी पेशेंट को कंफर्म करने के लिए। क्या लिखा हुआ है, टू डिटेक्ट द एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। यानी अगर कोई भी केस एडमिट का आता है या फिर ऑपरेशन का आता है तो उसको पीसीआर से चेक कर लेते हैं तुरंत, और फिर उसके बाद एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी तो खतरा है ना भाई। डॉक्टर को एड्स पेशेंट को हैंडल करने में खतरा है, इंजेक्शन लगा रहा है, हिल गया, उसके इंजेक्शन चुभ गया, या ऑपरेशन कर रहा है, ब्लड संपर्क में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो पीसीआर रूटीन टेस्ट हो गया है, किसके लिए, एचआईवी के लिए। कहां पे, एड्स पेशेंट्स जो सस्पेक्टेड है उनमें। और क्या लिखा है, आजकल म्यूटेशन का भी पता लगा सकते हैं कि जीन में म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, किसमें, सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में। यानी कैंसर पेशेंट में म्यूटेशन का पता लगाया जा सकता है। जबकि आप बताओ एचआईवी पेशेंट के लिए क्या करेंगे, पीसीआर, ठीक है। तो म्यूटेशन का भी पता लगाया जा सकता है सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स में, ठीक है। और पावरफुल टेक्निक है ये, बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने की। बताइए, ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, पावरफुल टेक्निक बताइए जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए यूज की जाती है। पीसीआर, पीसीआर ऑप्शन में ना दिया हो तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो हेडिंग पड़ी थी, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो पीछे हेडिंग पड़ी हुई थी। अब आगे, अब इन्होंने बोला मान लो कहीं पर ये मेरा डीएनए है, ये ए है, टी है, सी है, जी है, सी है, ए है, यहां टी होना चाहिए, यहां ए होना चाहिए, यहां पर सी आ गया गलती से। अब बताओ मिस्टेक हो गई कि नहीं हो गई, सी के सामने क्या होना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया, सी आ गया। अब ये सी आया, यहां सी आया, यहां जी आया, यहां टी आया। अब ये मिस्टेक है। अब लेकिन डीएनए आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, और डीएनए बहुत छोटा है, सेल बहुत छोटी है, सेल नहीं दिखती, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो और भी छोटा है, और न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा स्ट्रक्चर है जिसको डीएनए कहते हैं, वो भी हमें नहीं दिखेगा। अब आप बताइए यहां पर जो म्यूटेशन हो गया ये हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इसकी कर देंगे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब दोनों के स्ट्रैंड को अलग कर देंगे। अब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, हमने किसी दोनों स्ट्रैंड को ले लिया, अब हमें पता करना है किस स्ट्रैंड पे म्यूटेशन है। हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रोब लगाए। प्रोब होता क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसमें रेडियो एक्टिविटी हमने डाल दी है। हमने जानबूझ के रेडियो एक्टिविटी क्रिएट कर दी है, किसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों के प्रोब बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब ए के सामने कौन सा प्रोब जुड़ेगा, टी वाला, टी के सामने कौन सा जुड़ेगा, और जी के सामने कौन सा जुड़ेगा, और ए के सामने कौन सा जुड़ जाएगा। तो ऐसे सारे कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में जुड़ जाएंगे। लेकिन जहां पे जीन का म्यूटेशन हो गया है वहां कोई भी प्रोब नहीं जुड़ेगा, वहां गैप हो जाएगा, यानी इस जगह पे खाली स्थान होगा, इस जगह पे खाली स्थान होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा, जब हम इसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे तो आप बताओ यहां से रेज निकलेंगी, यहां से रेज, 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 लेकिन ये हिस्सा खाली रह जाएगा। तो जहां पे धब्बा दिखाई पड़ेगा यानी वैकेंट पार्ट दिखाई पड़ेगा, हम समझ जाएंगे कि वो कैसा प्लेस है, म्यूटेंट वाला, यानी वहां पे म्यूटेशन हो चुका है। और अगर मैं स्वस्थ होता, मेरा जीन हेल्दी होता, तो यहां पे भी धब्बा नजर नहीं आता, ठीक है ना। तो यानी कि फिर ऐसे पहचान हो जाती है कि किसका जीन म्यूटेटेड है और किसका जीन नॉन म्यूटेटेड है। पढ़ के देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए बना लिया और उसको टैग कर दिया, किसके साथ, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन ले लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी यूरिडीन ले लेते हैं, ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ले लेते हैं। अब उसको हम हाइब्रिडाइज कराते हैं, ये देखो हाइब्रिडाइज कराया, ओरिजिनल डीएनए के सामने ये आर्टिफिशियल डीएनए लाए, ओरिजिनल के सामने आर्टिफिशियल डीएनए लाए, इसलिए बोलते हैं हाइब्रिडाइज कराया। और कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि सप्लीमेंट्री। ए के सामने क्या आया, टी के सामने क्या आया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में आया। और इन ए क्लोन ऑफ सेल, यानी सेल के क्लोन बना लेते हैं, उससे कराते हैं। और उसके बाद हमने बताओ फोटोग्राफिक फिल्म रखी थी कि नहीं रखी थी। फोटोग्राफिक फिल्म रखने को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, यानी फोटोग्राफिक फिल्म को रखोगे अपने आप अल्फा बीटा गामा रेस निकलेंगी, अल्फा बीटा गामा रेस निकलने से आपको धब्बे नजर आ सकते हैं। अब क्या लिखा है,
क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन, यदि सेल के अंदर जो सेल आपने लिया है अगर उसके अंदर म्यूटेटेड जीन अवेलेबल है तो क्या होगा, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या बोला था मैंने? नहीं दिखेगा ना। तो नॉट डिटेक्टेड अपॉन द फोटोग्राफिक फिल्म, वो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन क्योंकि प्रोब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नहीं जुड़ता। किसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नहीं जुड़ता? म्यूटेटेड जीन। नॉर्मल जीन के सामने जुड़ जाएगा लेकिन म्यूटेटेड जीन के सामने नहीं जुड़ेगा। नॉर्मल जीन के सामने जुड़ेगा लेकिन म्यूटेटेड के सामने नहीं जुड़ता है, याद रखिएगा। अब एलाइजा क्या होता है, या ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि एलाइजा की पहली लाइन पे ही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है? एंटीजन से एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर आधारित है। ऑप्शन में आ सकता है एंटीजन एंटीजन इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीबॉडी एंटीबॉडी इंटरेक्शन, या हो सकता है कि नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज लिख दे। तो बताइए किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी के सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, वो कैसे? अगर किसी को कोई इंफेक्शन हुआ है पैथोजन का, अगर किसी को कोई इंफेक्शन हुआ है पैथोजन का, तो वो डिटेक्ट करेंगे कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन का केमिकल नेचर भी पूछा गया है। एंटीजन किसके बने हो सकते हैं? प्रोटीन, और या तो फिर किसके बनेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन, आइदर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, कह रहा है कि या तो एंटीजन बना होगा बॉडी के अंदर, एंटीजन आया होगा, या तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिया होगा। अगर एंटीबॉडी बनाया तो एंटीजन की मदद से होगा, अगर एंटीजन आया तो एंटीबॉडी की मदद से खोज लेंगे। अगर मेरे अंदर कोई रोग पैदा करने वाला आया तो मैं कैसे खोज लूंगा? एंटीबॉडी की मदद से। और अगर मेरे अंदर एंटीबॉडी बन गया किसी सेल के खिलाफ या कैंसर के खिलाफ, तो कैसे पता चलेगा? एंटीजन की मदद से, राइट। यही कहलाता है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट। ऐसे एलाइजा का पूरा नाम भी पूछा गया है। अच्छा, एलाइजा इज द नॉर्मल टेस्ट फॉर द, किसके लिए? HIV, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। अच्छा, आपने सदर्न ब्लॉट कहां पढ़ा था? DNA फिंगरप्रिंटिंग में, DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब आ गया ट्रांसजेनिक एनिमल। अच्छा, क्या बोला गया? ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जिनके DNA को हमने बदल दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है, यानी काट छाट करके एडवांस कर दिया है, यानी DNA मैनिपुलेटेड टू possess the express in the extra foreign gene known as transgenic animal। मतलब ऐसा एनिमल जिसके DNA को हमने चेंज कर दिया है, अल्टर कर दिया है, और अल्टर करने के बाद हमने एक उस जीव को एडवांस कर दिया है, इसी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल या GMO। GMO का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या GMO बोलेंगे। ट्रांसजेनिक हमने क्या बनाया? रैट बनाए, और क्या बनाया? रैट के बाद रैबिट, और क्या बनाया? पिग और सिप, काऊ, फिश, ये सब बना लिए। और कहा 95% ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस, यानी कि 95% से भी ज्यादा क्या बनाया हमने? माइस। लिखा है ना, ओवर लगा हुआ है, ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस, यानी कि 95% से भी ज्यादा हम लोग ने प्रयोग किए किस पर? माइस पर। और आगे अभी पूछा भी जाएगा कि पोलियो वैक्सीन का हमने टेस्ट कहां किया? माइस पर। पोलियो वैक्सीन का टेस्ट कहां किया? माइस पर। दे आर द एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड, व्हाई दीज एनिमल आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, क्यों ये एनिमल बनाए जा रहे हैं? एंटीसेप्टिक टेस्ट करेंगे, किसी केमिकल का टेस्ट करेंगे। अच्छा, जैसे मार्केट में इंसेक्टिसाइड बनाई जाती है, अब इंसेक्टिसाइड किस पर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, इंसेक्ट को मार रही है कि नहीं मार रही है, कैसे पता चलेगा? किस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे? पेस्ट पर। अब पेस्ट क्या हो सकता है? चूहा हो सकता है, ठीक है ना, या कोई भी हो सकता है, तो उस पेस्ट पर प्रयोग करेंगे। कोई कीड़ा हो सकता है, कीड़ा बना लेंगे ट्रांसजेनिक ग्रॉस ऑपर बना लेंगे, तो ग्रॉस ऑपर पर प्रयोग करके देखेंगे कि किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस ढंग से इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। लिखा है कि हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम द मॉडिफिकेशंस, हमें कैसे लाभ होगा? कह रहा है हमें ऐसे लाभ होगा। सबसे पहले, अच्छा एक बात बताओ आप, ये जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस पूरे चैप्टर में केवल डीएनए के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए कैसा है? ऐसा है। डीएनए का डबल हेलिक्स किसने दिया? इस व्यक्ति ने दिया। डीएनए को न्यूक्लियन किसने बोला? इस व्यक्ति ने बोला, है ना, यानी फ्रेडरिक मिक्सचर ने बोला। फिर डबल हेलिक्स में क्या सामने आया? ये सामने आया कॉम्प्लीमेंट्रिटी, सबसे बड़ा उसका
और बेस पेयरिंग, ये सबसे बड़ी खोज हुई थी। अच्छा, फिर ये भी पता चला उसका डायमीटर कितना है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, और ये इतना भी पता चला आगे की खोजों में कि हमारे और आपके 99% डीएनए सीक्वेंस सेम है, 99.9%, केवल 0.1% डिफर है, ठीक है ना। और यही चीज हमें आपसे अलग करती है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सब हमें कैसे पता चला? बाय द स्टडी ऑफ जीन ऑन आवर सेल, यानी हमारी सेल पर। अब हमारी सेल पर तो किया नहीं जाएगा एक्सपेरिमेंट, तो हमारी सेल को लेकर के, हमारे सेल को लेकर के एक माइस बना दिया। अब माइस छोटा होता है, हैंडल करना आसान होता है। अच्छा, माइस और रैट में क्या अंतर है? माइस जो होता है वो व्हाइट वाला होता है, देखा होगा ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट व्हाइट वाले पे करते हैं। उसकी आंखें भी देखा होगा रेड रेड कलर की होती है। उससे होता क्या है, त्वचा पे अगर जरा भी बदलाव आया या खून वगैरह निकला, तुरंत नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और ये तो अपना जो ये वाला माइस होता है घरों वाला, उस पे खून का धब्बा भी होगा तो उसी कलर का दिखेगा, और ये भी पता नहीं चलेगा कि वो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यानी व्हाइट वाला शांत स्वभाव का होता है, देखा होगा व्हाइट लोग पाल भी लेते हैं घर पे, वो चीजों को कुतरता नहीं है जल्दी, वो शांत स्वभाव का होता है, तो उसको हैंडल करना भी बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो हमने अपना जीन डाल दिया फिजियोलॉजी वाला। मान लो हमें ये पता करना है कि मेरा ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, हमें नहीं पता था, तो हमने ट्रिप्सिन वाला जीन डाल दिया कहां पे? माइस में। अब माइस में ट्रिप्सिन ने क्या क्या किया, ये सारा हमने ट्रेस कर लिया। अपने ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते थे, तो माइस पे किया। हमने देखा ट्रिप्सिन वाले जीन ने एमआरएनए बनाया, फिर एमआरएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन ने एंजाइम बनाया, ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, खुद प्रोटीन का बना था पर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। अब ये प्रोटीन टूटी, फिर टूटने के बाद और छोटे टुकड़ों में टूटी, तो इससे पता चला कि ट्रिप्सिन का रोल क्या है। फिर हमें हमारे सलाइवा में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, उसका पता लगाना था, वो भी हमने चूहों पे किया। यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन स्पेसिफिकली डिजाइन, यानी हमने उसको अपने मन मुताबिक डिजाइन किया है ताकि हम स्टडी कर सके किसकी, जीन की, कि वो जीन कैसे रेगुलेट होता है। हमें कैसे पता चला कि जीन रेगुलेशन क्या क्या भला है, हमने इसी पर तो स्टडी किया। हमें जीन रेगुलेशन के बारे में जो एनसीईआरटी में पढ़ा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, लैक ओपरॉन, ये ओपरॉन, वो ओपरॉन, आर्जिनिन ओपरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन, ठीक है ना। ये सारा कैसे पता चला, ये सब माइस पे एक्सपेरिमेंट करके पता चला। इससे हमें अपने नॉर्मल फंक्शन को पता करने में मदद मिली। यानी हमने ये पता किया कि जीन कैसे काम करता है, जीन का कब काम को रोकता है, कब काम को स्टार्ट करता है। याद करो, स्विच ऑन स्विच ऑफ वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। और उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, जीन का नॉर्मल फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। दूसरा, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कॉम्प्लेक्स फैक्टर हमारी बॉडी में होते हैं। कॉम्प्लेक्स फैक्टर का मतलब हो गया कई कई काम को मिलकर के, एक फैक्टर नहीं अनेक फैक्टर काम करते हैं। आप बताओ, एक ग्लाइकोलिसिस में केवल 10 स्टेप है, क्रेब्स साइकिल में 10 स्टेप है, ठीक है ना। ईटीएस बहुत बड़ी रिएक्शन है, ईटीएस में तो देखा था सर चकरा गया है। तो ईटीएस बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत सारे फैक्टर मिल करके किसी काम को वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी ग्रोथ के लिए एक फैक्टर नहीं, सैकड़ों फैक्टर जिम्मेदार है, जिनको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये देखिए, ये इंसुलिन नहीं है, दिस इज नॉट अ इंसुलिन, दिस इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो इंसुलिन जैसा दिखता है, पर दे आर नॉट इंसुलिन, लेकिन ये ग्रोथ में मदद करते हैं, इसीलिए नाम पड़ा ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज, बोलते हैं जैसे हमने अपना जीन डाला, वैसे किसी और का जीन का पता करना हो वो पता कर लेंगे, ठीक है, कि वो कैसे एक्सप्रेस होता है, और इन फैक्टर के फॉर्मेशन के लिए कैसे वो जीन का फायदा उठा सकते हैं, हम कैसे उसे बदल सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं हमारी ग्रोथ, आजकल देखा नहीं हुआ कि आजकल क्या होता है कि देखा होगा कुछ छोटे छोटे जो एक्टर थे, जैसे वो बजरंगी वाली कौन सी मूवी थी, सलमान खान की सुल्तान, सुल्तान थी ना, नहीं कौन सी, बजरंगी भाईजान, है ना। अब उसमें देखा होगा जो मुन्नी थी, जो छोटी थी बिल्कुल, हर्षिता क्या नाम था, हर्षाली, हर्षाली मल्होत्रा। अब हर्षाली मल्होत्रा देखो कितनी छोटी सी बच्ची थी, अभी आप उसको देखोगे ना बिल्कुल एडल्ट हो गई है, अब तुरंत 13-14 साल की है अभी, अब आज की डेट पे। कैसे बताते हैं, उन लोगों ग्रोथ प्रमोटर लेते हैं, वो लोग ग्रोथ प्रमोटर लेते हैं तो लुक जल्दी जल्दी यंग हो जाते हैं बच्चे। इससे क्या होता है, बॉलीवुड में जल्दी जल्दी काम मिल जाता है उनको, जल्दी पैसे की अर्निंग होने लगती है।
तो ये इससे क्या होता है, जल्दी वो लोग एडल्ट दिखने लगते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, बॉडी में जल्दी जल्दी बदलाव आने लगते हैं। तो आजकल क्या हुआ, ऐसा कैसे किया गया, हमने बदल दिया, हमने हमारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को नॉर्मल की बजाय तेज कर दिया, फास्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाती है। एंड स्टडी द बायोलॉजिकल इफेक्ट, और हमने उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट पहले चूहों पे करके देखा हुआ कि चूहा जल्दी बड़ा हो रहा है कि नहीं, फिर इंसानों, फिर रैबिट पे किया, मंकी पे किया, तब जाके इंसानों पे आया। अब ऐसा थोड़ा ना है, पता लगा आपको मतलब इंसानों को इंजेक्शन पहली बार बना के लगा दिया गया, पता लगा वो राक्षस बन गया, राक्षसनी बन गई, हिडिंबा। And that result information is obtained about the biological role of factor in the body। कहते हैं इससे हमें पता चला कि उस फैक्टर का बायोलॉजिकल रोल क्या था और उसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, आजकल देखा होगा डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कोई भी, जैसे पहले आप देखो, किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहे, बट बहुत सारे एक्ट्रेस ऐसे भी थी जो सावली थी बहुत, है ना, साउथ इंडिया से आई थी, जैसे श्रीदेवी की बात करें, अब वो नहीं रही, लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन बड़ा डल था, लेकिन आपने देखा होगा बाद के लुक में देखिए बिल्कुल फेयर ग्लो करता था, बिल्कुल फेयर और ग्लो हो जाता था स्किन। कैसे, मिलेनिन को सप्रेस कर देते थे, मिलेनिन सप्रेसिंग फैक्टर लेते थे। अब मिलेनिन जब बॉडी में सप्रेस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कालापन आएगा कि गोरापन आएगा। हाँ, इसी तरह बहुत सारे ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेते हैं, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो बुढ़ापा नहीं दिखेगा और क्या होगा, एकदम चेहरा ग्लो करेगा। ये सब सिटिंग्स होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट ये सब करते हैं। लेकिन हाँ, इसी की वजह से कैंसर होता है, इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेचर ने जो बॉडी बनाई है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं होगा। आपने देखा होगा ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेस कैंसर से मरते हैं, नेचुरल डेथ नहीं होती इनकी, कैंसर से ज्यादातर मर रहे हैं। उसका कारण ही यही है, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव लेना, बहुत ज्यादा इंजेक्शंस लेना, बहुत ज्यादा अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए स्किन टाइटनिंग इंजेक्शंस आते हैं वो लेना, है ना। आगे, स्टडी ऑफ डिजीज। अब किसी भी डिजीज की स्टडी कर सकते हैं। अभी तो हमने फिजियोलॉजी की स्टडी की और अपने डेवलपमेंट की स्टडी करी, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं किसकी, डिजीज की। अब जैसे अब हमें पता नहीं था कि पहले एचआईवी कैसे फैलता है या कोरोना कैसे फैलता है। अच्छा, पहले कोरोना जब फैला तो पहले हम लोगों ने उस पर स्टडी किया होगा, साइंटिस्ट ने कोरोना का, मतलब जिस पेशेंट के, मान लो एक्स पेशेंट को है, उसका उन्होंने वो लिया सलाइवा और ये या ब्लड लिया, इंजेक्ट कर दिया माइस में, ट्रांसजेनिक माइस में, फिर देखा क्या क्या उसका खराब हुआ, तो पता लगा उसको नेजल सिक्रीशन होने लगा, ये सब है तो मैमल ही ना, नेजल सिक्रीशन होने लगा, ठीक है ना। उसके अंदर चेंजेस नोट किए, देखा उसका जब वो मरा, पोस्टमार्टम किया, देखा फेफड़ा एकदम खा गया वो पैथोजन, फेफड़े को नुकसान पहुंचा देता है, और क्या सांस लेने में तकलीफ आ रही थी और तड़प तड़प के मरा बहुत ज्यादा। तो इस तरह से क्या हुआ, उन लोगों ने सारा स्टडी उस पर ही करी, फिर हम लोग को बताया ऐसे दूर होगा। उसका 2 चूहे को इन्फेक्शन कराया, 1 चूहे को इन्फेक्शन कराया, दूसरे के संपर्क में रखा, उसको भी हो गया, पता लगा कम्युनिकेबल डिजीज है। और फिर चूहों को क्या किया, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखा गया तो नहीं फैला। इससे पता लगता है कि अगर आइसोलेट कर देंगे तो दूसरों को नहीं फैलेगा। तो याद करो, क्वारंटाइन किया जाता था 14 दिन के लिए, है ना, आइसोलेट कर दिया जाता था। फिर ये भी देखा गया, स्टडी किया गया कि चूहों को कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे रखा जाए कि वो नहीं फैलेगा। अगर एक संक्रमित चूहा है, उसको 1 फीट पे रखा गया, फैल गया, 2 फीट पे रखा गया, फैल गया, 6 फीट पे रखा गया तो नहीं फैला। तो बोला गया था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, याद करो, है ना। तो ये सब कैसे पता लगा, ये चूहे ने बताया सब। स्टडी ऑफ डिजीज, मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन्ड to increase the understanding how the gene contribute to development of disease। मतलब कोई भी जीन कैसे डिजीज कॉज करता है ये हमें पता चलेगा। अब बोलेंगे सर जीन कैसे करेगा, क्यों, वायरस का जीन हमारी बॉडी में आएगा तभी तो कर रहा था। कोरोना वायरस का जीन हमारी बॉडी में आया तो उसी ने एक्सप्रेस किया चीजों को, है ना। तो वो डिजीज कैसे फैलाता है हमने पता कर लिया। These are specially made, इनको हम स्पेशली मेड बनाते हैं, कैसे, मॉडल की तरह। ये हमारे लिए मॉडल की तरह काम करते हैं, मतलब जो काम हम इंसानों पे नहीं कर सकते, हमारी जगह हम इनको प्रयोग में लाएंगे, यानी दे एक्ट एज मॉडल फॉर द ह्यूमन डिजीज सो दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट। यानी आज भी एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज भी खोज चल रही है। अरे आज नहीं है तो क्या हुआ, क्या अगले 10 सालों में भी नहीं होगा, होगा, हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन हाँ काफी कुछ हम लोग करीब है। कुछ दिनों के बाद इसका भी कोई ना कोई इलाज, पहले तो कैंसर का भी इलाज नहीं था, आज की डेट पे है। पहले तो मलेरिया का भी इलाज, मलेरिया एक समय पेंडेमिक हुआ करता था,
एक समय प्लेग पेंडेमिक हुआ करता था, अब ऐसे ही आप किसी को बताओगे एक समय कोविड पेंडेमिक हुआ करता था, आज आम बात हो गई है ना। तो जब तक कोई भी चीज का इलाज नहीं है तब तक पेंडेमिक, महामारी वर्ल्ड के बड़े पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाती है, और उसके बाद जब हम उसको खोज लेते तो लय मारी। फिर देखो, एंड डिजीज इज मेड पॉसिबल, यानी तब डिजीज का जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नए नए रोग। अब आज की डेट पे किसी को कोरोना हो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? हमको पता है इलाज क्या है, हमको पता है आइसोलेट कर देना है, हमको पता है क्वारंटाइन कर देना है, हमको पता है कि क्या क्या सैनिटाइज करके रखना है, हमको पता है कि मास्क लगा के जाना है ना। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज। ट्रांसजेनिक मॉडल जो है वो बहुत सारे डिजीजेस की स्टडी के लिए काम आए। मैंने बोला था ना अभी, कैंसर की स्टडी हमने करी, पहले कैंसर का हमको इलाज नहीं पता था, तो कैंसर का इलाज ढूंढा गया, कैंसर का इन्फेक्शन कराया गया, फिर उसको रेडियोथेरेपी करके देखी गई, उसकी कीमोथेरेपी करके देखी गई, उसका सर्जरी करके देखा गया, उसका ऑर्गन निकाल दिया तो देखा कि अब उसको रोग नहीं फैल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की स्टडी करी। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये इसमें म्यूकस लाइनिंग डैमेज हो जाती है हमारी, जहां जहां की म्यूकस लाइनिंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में, जीआईटी में म्यूकस लाइनिंग डैमेज होने लगती है, तो ये भी बहुत खतरनाक रोग है, उसका इलाज खोज लिया। याद करो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज थी, है ना, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसमें व्यक्ति चल ही नहीं पाता, मतलब गांठों में मोबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब व्यक्ति को अगर यहां से यहां चलना हो, अब हमने तो 2 कदम बढ़ाया, हम लोग चल दिए, लेकिन उन जिन व्यक्ति को हो जाएगा वो ऐसे चलेंगे, इतने में भी उनको इतना दम लगाना पड़ेगा कि पूछिए ही नहीं, बिल्कुल खिसकेंगे ही नहीं, मिलीमीटर में, यहां से वहां जाने में 1 घंटा लग जाए। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस इतना खतरनाक रोग है, ठीक है। एल्जाइमर डिजीज, व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो जाती है, देखा होगा गजनी मूवी, गजनी मूवी में आमिर खान को अल्जाइमर ही तो था, है ना। तो अल्जाइमर क्या होता है? ब्रेन के हिप्पोकैम्पस लोब के डैमेज हो जाने से होता है। किसी देखा था उसका एक्सीडेंट हुआ तो ऑपरेशन हुआ तो ये हिस्सा डैमेज हो गया, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। जैसे अभी 2 मिनट पहले मान लो मैं आया, मैंने यहां से चैप्टर स्टार्ट किया और फिर मैं आया 5 मिनट बाद, हमने कहा कि आज क्या पढ़ना है, भूल गए, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो एल्जाइमर कहलाती है। अब आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखिए कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमें प्राप्त करना, और यहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चांस यही से होता है, जरूर आता है, मैचिंग में जरूर आएगा, ठीक है ना। इस बार भी ही आएगा, यहां से हर बार आता है, इस बार भी आएगा। मेडिसिन हमें चाहिए किसके लिए? कुछ रोग का इलाज के लिए, और इसके लिए हम क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए इसके लिए कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए, मतलब एनिमल से ही निकाला गया प्रोडक्ट और एनिमल के डिजीज के ही काम आ रहा है, तो बोल रहे हैं इसके लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए। जैसे ये बड़े महंगे होते हैं, बनाने में बहुत महंगे पड़ते हैं, तो इसलिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को चुना, और उसके बाद इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को आजकल बना लिया, ठीक है। कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए या जीन विच कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमने बनाया किसके इलाज के लिए? एम्फिसिमा। आजकल पता है सिल्क वर्म गायब हो रहा है, क्यों गायब हो रहा है सिल्क वर्म? आजकल रेशम जो पहले के जमाने में सबसे महंगा फैब्रिक क्या था? रेशम। आज की डेट पे तो बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ गए, जॉर्जेट आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, टेरिकॉट आ गया, ये वो आ गया, लिनेन आ गया, कॉटन के बड़े बड़े फाइन फैब्रिक्स आ गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आज की डेट पे रेशम की वैल्यू नहीं है, पर राजा महाराजाओं के समय में रेशम की वैल्यू थी। और बनारस में एक साड़ी बनती थी जिसमें सोने के तारों का प्रयोग किया जाता था, आज भी बनती है, वो रेशम पे ही बनती थी, और सबसे महंगी साड़ी वर्ल्ड की वही होती थी, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बनारस की 2 ही चीजें फेमस है, एक तो 3 चीजें फेमस हैं, एक तो टमाटर की चाट, है ना, उसमें मिलती वो, जिसमें वो मिट्टी के बर्तन में मिलती है, नंबर 2 है पान, और नंबर 3 है औरतों के लिए साड़ी। ये 3 चीजें वर्ल्ड फेमस है वहां की। तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन, तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन का हम लोग ने बना निकाला, और किससे? एम्फिसिमा के लिए, एम्फिसिमा के इलाज के लिए। और आपको पता है एम्फिसिमा में क्या हो जाता है? किससे होता है? सिगरेट स्मोकिंग से, हैवी सिगरेट स्मोकिंग से होता है। और अस्थमा का इलाज ना किया जाए ना तो भी ये एम्फिसिमा में बदल जाएगा, अस्थमा का इलाज ना भी करे तो किस में बदल जाएगा? एम्फिसिमा में। और क्या लिखा है? इसी तरह से बहुत सारे अटेम्प्ट हम लोग ने किए, किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ फेनिलकीटोन्यूरिया।
किसके ट्रीटमेंट के लिए? फेनिल कीटोन्यूरिया के लिए, पीकेयू के लिए, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ किन किन चीजों का इलाज हमने कर लिया है। पहला एम्फिसीमा, दूसरा फेनिल कीटोन्यूरिया, तीसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना, चौथा कैंसर, कैंसर का भी इलाज हम लोग ने कर लिया। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, नाम पूछा जाता है रोजी बनाई गई। और रोजी के अंदर जितना एक मदर के अंदर वो प्रोटीन होती है उससे भी कहीं ज्यादा प्रोटीन है, कहीं ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लगभग उसके बराबर ही है, ठीक है ना, मोर और लेस बोल सकते हैं, तो लगभग उससे बराबर है। तो देखो क्या होता था। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो अगर किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो बताएगा कि मदर मिल्क देना 100% अनिवार्य है, ठीक है ना। आपकी 12th की एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आखिरी में 2 पॉइंटों में लिखा हुआ है कि फर्स्ट मदर मिल्क इज ऑफन रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स टू द न्यूनेट्स बिकॉज इट कंटेन्स सम एंटीबायोटिक टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है ना। और कौन सी एंटीबायोटिक होती है उसमें? नहीं, एंटीबॉडी होती है IgA। कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। और प्लेसेंटा से भी गई थी IgG। और बच्चा खुद कौन सी बनाता है? पहली बार IgM। और लार्जेस्ट कौन सी होती है? IgM। और सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी होती है? IgG। संख्या में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी IgM। प्लेसेंटा से कौन सा गया? अच्छा, बच्चे में मिल्क द्वारा कौन सा गया? IgA। तो देखिए जितना ह्यूमन में होता है, देखो लिखा है रोजी उतना ही ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क बनाती है जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन तक होता है। दिस कंटेन द ह्यूमन अल्फा लेक्टल्ब्यूमिन, यानी इसके अंदर ये वाली प्रोटीन होती है अल्फा लेक्टल्ब्यूमिन। अब आप देखो ना, बच्चा जब तक 6 महीने का होता है पूरा उसको पानी तक नहीं पिलाया जाता। आपको पता ही होगा कि बच्चे को पानी भी नहीं पिलाया जाता। बच्चा केवल और केवल क्या पीता है? अगर माँ का दूध मिलता रहे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आज की लाइफ स्टाइल में मदर मिल्क इज नॉट सफिशियंट फॉर द फीडिंग। मतलब कुछ फीमेल में, मतलब ऐसा 60% फीमेल में उतना मिल्क नहीं बनता जितना बच्चे की भूख होती है, तो इसलिए वो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो वो लोग, वो नेस्ले का ब्रांड आता है, लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2, लैक्टोजन 3, ये सब आता है, तो उसका भी सपोर्ट लिया जाता है। तो लेकिन वो उतना बेटर नहीं है जितना मदर मिल्क बेटर है। अब मदर मिल्क मिले कहां से, है ना, मदर मिल्क मिले कहां से? तो इसके लिए काऊ बनाई गई कि जो मदर मिल्क वाला जीन है ना वो इसके अंदर डाल दिया गया, और उतना ही रिच प्रोटीन बना रहा है। देखा होगा बच्चा इतना बड़ा होता है, पैदा होता है तो हाथ पैर उसके बस हाथ इतना मोटा होता है बस, है ना। और देखो वो 6 ही महीने में इतना बड़ा हो जाएगा, 6 महीने में इतना बड़ा, हाथ पैर इतने मोटे हो जाएंगे अगर हेल्दी है तो थोड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्यों? केवल प्रोटीन से। प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल उनको यहां से मिल रहा है, मदर मिल्क से मिल रहा है। और अगर मदर मिल्क से नहीं मिल रहा है, रोजी काऊ बना दी गई, उस काऊ का मिल्क जो पाउडर के रूप में बना दिया जाता है, और यही पाउडर बड़ी बड़ी कंपनी खरीद के और इसी को नेस्ले ब्रांड में बेच देती है। लेकिन फिर भी ये उतना अच्छा नहीं है जितना नेचुरल फॉर्म में लिया जाए। पाउडर फॉर्म में करने के लिए प्रिजर्वेटिव तो मिलाते ही है ना। तो ये न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट है किसके लिए? ह्यूमन बेबीज के लिए देन नेचुरल काऊ मिल्क, यानी नॉर्मल काऊ मिल्क की तुलना में ये ज्यादा अच्छा है रोजी काऊ। तो हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बना लिए। अब क्या हुआ? वैक्सीन सेफ्टी। अभी मैंने बोला था कि कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है तो पहले टेस्ट की जाती है। अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो ये हम लोगों को के लिए सेफ है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, जब कोवैक्सीन आई थी या कोविशील्ड आई थी तो लोग कहते थे लगाने के बाद देखो किडनी फेल हो जाएगा। र्यूमर्स। भारत ऐसा देश है ना, अगर मैं ऐसे देखूं थोड़ी देर शाम को, रात को या दिन को ही ऐसे देखूं तो कुछ लोग आके हमें टोकने लगे, क्या देख रहे हो? लेकिन मैं देख नहीं रहा था, मैं सोच रहा था कुछ उधर देख के। तो अब मैंने कह दिया गणेश जी दिख गए, तो पता चर्चा हो जाएगी, मीडिया आ जाएगी, अरे इनको गणेश जी दिखे। तो बगल वाले बोलेगा वो देखो तुमको नहीं दिखे? हाँ हाँ दिखे। ऐसे ऐसे चर्चा का विषय बन जाएगा, है ना। हम लोग छोटे थे तो मैं अपने स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जा रहा, क्लास 11th में था, छोटा मतलब क्लास 11th में था, तो स्कूल जा रहा था तो मेरे सारे स्कूल में चर्चा बढ़ गई, मतलब पूरे शहर में चर्चा मच गई। क्या कि गणेश जी दूध पी रहे, खाली ले जाओ और टच कराओ, वो देखना अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैं भी गया था पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, है ना। लेकिन लोग, मीडिया बाजी बहुत भयंकर हो गई थी। तो ये किसी ने वायरल होने की चीज है, जैसे वायरल किसी को होना था उसने बोल दिया। तो transgenic mice are being developed for use in the testing
द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, यानी ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया एंड दे आर यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सारी वैक्सीन कौन लेता है, अभी लोग तो लेते हैं। वैक्सीन किसके लिए बनाई जाती है, इंसानों के लिए, या आजकल बनाई जा रही है पेट्स के लिए। जैसे रेबीज की वैक्सीन किसके लिए बनाई गई, डॉग के लिए, क्योंकि डॉग के काटने से रेबीज हो जाता है, और रेबीज कितना खतरनाक है आपको पता है। पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे वो भी पेट में, अभी क्या होता है 1 2 3 डोज लगते हैं, नॉर्मल डोज लगते हैं। अब तो कम हो गया है, मतलब दिन पे दिन बहुत चीजें एडवांसमेंट हो गए, मेडिकल साइंस अभी अगले 200-300 साल तक सैचुरेट नहीं होने वाली, और अगले 200-300 साल में बहुत सारे रोग फैल जाएंगे। दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसजेनिक माइस जो है उसको यूज किया गया टेस्टी सेप्टिक फॉर पोलियो वैक्सीन, ये मैंने आते आते क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है। कह रहे अगर मान लो माइस पे रिलायबल पाई गई तो हम इसको रिप्लेस करेंगे दूसरे मंकी पे करेंगे, या मंकी से बड़ा एप पे करेंगे, एप के बाद फिर हम पेशेंट पे करेंगे, पेशेंट के बाद फिर नॉर्मल इंसान को देंगे, है ना। आपने देखा था जब कोरोना आया तो हम लोग ने प्लाज्मा प्रिजर्व कर लिया था, जिसको कोरोना हुआ उसका प्लाज्मा ले लेते थे, यानी ब्लड ले लेते थे, प्लाज्मा अलग कर लेते थे, प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडीज बनती है, तो उसकी एंटीबॉडीज नॉर्मल पेशेंट को, मान लो किसी एक्स पेशेंट को हो गया उसको दे देते थे, चढ़ा देते थे, उससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती थी, तो उसको रोग तो होता था पर वो मरता नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर क्रिएट हो गई ना, लिखा हुआ है मंकी पे टेस्ट करेंगे और फिर बैच ऑफ वैक्सीन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, अच्छा अब केमिकल क्या है, जैसे मान लो कोई कॉस्मेटिक आइटम है तो वो तो केमिकल ही है ना। अच्छा आपने देखा होगा क्या कॉस्मेटिक आइटम जब त्वचा पे लगाते हैं तो उसमें लिखा होता है, हर केमिकल पे लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर यू, मतलब अप्लाई, प्लीज अप्लाई लिटिल अमाउंट ऑफ दिस क्रीम ऑन द हैंड साइड एंड सी द रिएक्शन, स्पेशली किस पे, फेशियल किट पे, इन लोगों को पता होगा, है ना। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों पर, जो पेडिक्योर मेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं उस पे, है ना। और लिप क्या होता है, लिप स्टिक, हाँ लिप स्टिक, है ना, या तो उस पे भी लिखा होता है, क्योंकि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, हालांकि इन चीजों पे बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा फेशियल पे लिखा होता है, उस पर जरूर लिखा होता है ना। या कोई क्रीम है जो लगा के छोड़नी है कुछ देर, ठीक है ना, उस पे जरूर लिखा होता है, या फिर कभी जो फेयरनेस वाली क्रीम होती है उस पे भी जरूर लिखा होता है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग इसी को बोलते हैं, यानी कोई भी केमिकल है वो सेफ है कि नहीं इंसानों के लिए, पता लगा हमने कंपनी ने बनाई कोई क्रीम और क्या होगा, वो पता लगा अप्लाई कर ली, पता लगा गोरे तो नहीं हुए लेकिन क्या हुआ, लाल जरूर हो गए, है ना। तो दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज सेम एज द यूज ऑफ टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, कहते हैं जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी करते हैं वैसे ही सेम केमिकल की टॉक्सिसिटी की जाती है। ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया जाता है कैरी द जीन, ताकि वो जीन कैरी कर सके, और वो ज्यादा सेंसिटिव बनाए जाते हैं उन चीजों के लिए। अच्छा अब आप बताओ, कोई भी क्रीम बनाई गई, अगर हमने मान लो वही क्रीम मैंने अप्लाई करी, अब मेरी त्वचा हो सकती है हार्ड बोला जाए तो, मतलब ज्यादा फेस कर सकती है चीजों को, इनकी त्वचा है मान लो बहुत सेंसिटिव, तो इनकी त्वचा पे लगाया जाएगा तो किसको नुकसान हुआ, मेरी को कि इनकी। तो जो लोग सेंसिटिव है, इनकी और सेंसिटिव है तो इनको और ज्यादा नुकसान होगा, इनकी और सेंसिटिव है इनको और ज्यादा नुकसान, तो जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसके लिए जो वो मॉडल बनाते हैं या माइस बनाते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं कि मोर लेस सेंसिटिव, उधर लिखा है मोर, इधर लिखा है सेंसिटिव, ताकि वो नॉर्मल नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल से ज्यादा सेंसिटिव बनाया जाता है, ताकि जरा भी अगर उसकी ईचिंग वगैरह हो रही, जरा भी उसमें रैसेस आने की संभावना है तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस, अब उसको टॉक्सिक सब्सटेंस के संपर्क में लाया जाता है और स्टडी करी जाती है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल अलाउड टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर लेते हैं, और इस तरीके से हमें पता रहता है और फिर हम लोग उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। अब इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, आपने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था आपने इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं पढ़ा, है ना। ऐसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे वो आते हैं प्रिजर्वेटिव, जैसे क्या कोका कोला से लोगों को एलर्जी होती है ना, कोका कोला से लोगों को पीने के बाद क्या होता है, एलर्जिक होते कुछ लोग, अपने भारत में तो नहीं पर यूएस में बहुत सारे लोग हैं जबकि वहीं का प्रोडक्ट है।
तो वो भी बोलते हैं कि भैया सेफ्टी टेस्टिंग कर लीजिए। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हर प्रोडक्ट हर कंट्री में अलग अलग टेस्ट का मिलता है, क्योंकि हर एक आदमी की एबिलिटी अलग अलग होती है। अब आपकी जो हम लोगों की ब्लेड आती है दाढ़ी बनाने वाली, सेविंग वाली, वो ज्यादा हार्ड बालों के लिए, हमारे भारत के बाल हार्ड है ना, और यूएस वालों के सॉफ्ट है। तो हमारे उनका एक ब्लेड में ही काम चल जाता है, और हमारे जिलेट में 3-3 ब्लेड एक साथ लगी होती है, एक बार काटा, दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, फिर हो गया चिकनी चमेली, है ना। फिर देखो झमेला है हम, चमेला नहीं। आगे देखो एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज कुछ खड़े हुए हैं। अच्छा, एथिकल इश्यूज का मतलब होता है मानवता को ठेस, मानवतावादी होना। एथिकल इश्यूज का मतलब हो गया ठेस पहुंचना, मतलब मानवता को कहीं ठेस ना पहुंच जाए इन सब एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, वो कैसे? हमने कोई भी चीज बनाई ह्यूमन बीइंग के कल्याण के लिए, यानी वेलफेयर के लिए। अच्छा, अब आपने यानी साइंटिस्ट पॉजिटिव भी सोचते हैं, निगेटिव भी सोचते हैं। उसने कहा लाओ ये भी करके देख लेते हैं, टोमेटो का कलर बदल दिया, ठीक है। पंपकिन का साइज देखो छोटा कर दिया, चलो पंपकिन के साइज छोटा होने से हमें फायदा है। पहले इतने बड़े बड़े कद्दू आते थे, आज भी आते होंगे, लेकिन अभी मार्केट में मुझे नहीं दिखते फिलहाल, लेकिन गांव साइड होते हैं बड़े बड़े कद्दू। और उन कद्दू से ही आपने देखा होगा सितार वगैरह बनाए जाते हैं, तो जो गोल होता है ना नीचे, वो सितार से बनाए जाते हैं, तो बड़े बड़े वो आते हैं। और आपने देखा होगा साइंटिस्ट ने इसको छोटा कर दिया है, क्यों? इजी टू हैंडल। आपको आधा किलो चाहिए, छोटा और छोटा ले लो, 1 किलो चाहिए थोड़ा बड़ा ले लो, 1.5 किलो चाहिए और बड़ा ले लो। तो इतने बड़े बड़े कद्दू आने लगे, मार्केट में देखा ही होगा आपने। तो ये तो चलो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव है। लेकिन टमाटर का कलर बदल के क्या हुआ? बोलोगे नहीं वैलेंटाइन डे यार हम पिंक कलर का टमाटर बेचेंगे, है ना। पता लगा लूट मच गई पूरे उसमें, गुलाब का फूल कम खरीद रहे हैं, टमाटर ज्यादा खरीद रहे हैं। टमाटर का भाव पहुंच गया 500 रुपए किलो उस डे पर। क्या फायदा हुआ इससे बताओ? कोई फायदा हुआ? है ना। टमाटर के चक्कर में आम पब्लिक खाने वाली चीज क्या है वो कर गई। तो कहने का मतलब इसी तरीके से और भी चीजें, भिंडी को सफेद कर दिया, अरे हमको अच्छा लगेगा, है ना, सफेद भिंडी। अच्छा, अगर मेरी थाली में सफेद भिंडी हो, आपके में ग्रीन वाली, तो आप भी पूछोगे अरे सर कहां से लाए हो, सही कि नहीं है? तो हम बताएंगे कानपुर के बगल में नागपुर से। तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो यही तो मानवता को ठेस पहुंच रही है, यही तो एथिकल इश्यूज खड़े हो रहे हैं। इस तरह से तो कोई भी मन मर्जी से मैं मेरा क्लोन बना लूंगा। अगर मैं साइंटिस्ट हूं, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो मैं मेरा क्लोन बना लूंगा। क्लोन पढ़ा रहा है, मैं आराम से मस्तिया रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये तो ऐसे क्या मोदी जी अपना क्लोन बनवा लेंगे? पता लगा मोदी जी झोला उठा के चल दिए और यहाँ सरकार चला रहा है डुप्लीकेट मोदी की। तो इससे कितना चीजें डाइल्यूट हो जाएगी, इंसान की वैल्यू खत्म। पता लगा अपराध मैंने किया तो मेरा क्लोन जेल काट रहा है और मैं किसी और कंट्री में ऐश काट रहा हूं, सोचिए। तो इसका मतलब कितना पता लगा विजय माल्या भाग गए, तो पता लगा यहां विजय माल्या अरेस्ट हो गए और वहां किसी कंट्री में अपना नाम से छुपे हुए। तो ऐसे क्या हो जाएगा? इस तरीके से ह्यूमैनिटी डाइल्यूट हो जाएगी। इसीलिए कोई ना कोई नकेल जरूर होनी चाहिए। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो मानवता के साथ खिलवाड़ करे, यानी ह्यूमैनिटी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। वही चीज है यहाँ पे, जरा पढ़िए। मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस, यानी जो हम लोग कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं सबको, इस तरह से चेंजेस कर दिया, उस तरह से चेंजेस कर दिया, हमको अधिकार नहीं है। अच्छा, जब भी ये जो सृष्टि बनी है पूरी, ये जो पूरा वर्ल्ड बना है, लिविंग वर्ल्ड, ये हमने तो बनाया नहीं है। तो उजाड़ने का या मैनिपुलेट करने का अधिकार किसने दिया हमको? जितना एक चींटी इंपॉर्टेंट है, जितना एक वायरस इंपॉर्टेंट है, उतने ही हम भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि हम हमारे बारे में सेल्फ कॉन्शियस हैं, हम सेल्फिश है कहा जाए तो। अगर हम सेल्फिश नहीं होते तो हम दूसरे जीवों को मारने के बारे में क्यों सोचते, है ना। आखिर हम इंसेक्टिसाइड मार रहे हैं क्यों? हमारे हम सेल्फिश है, हमें खाना चाहिए इसलिए। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, नेचर के खिलाफ है। तो यही बात अगर समझ गए तो यही होती है एथिकल इश्यूज। फिर इन्होंने बोला अगर कोई रेगुलेशन नहीं है तो और भी खतरा है। Some ethical standards are required to the evaluate the majority of the human activity, यानी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, मतलब मानवता को ध्यान में रखते हुए उसकी जरूरत है, ताकि हमारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की मोरालिटी को इवेल्युएट कर ले, मतलब क्या हित में है क्या हित में नहीं है, वो जान करके जानकारी, मतलब वो डिसीजन लेना चाहिए। जैसे मैं गया, एक संस्था है जीईएसी, आगे नीचे है जीईएसी, तो मैं जीईएसी के पास गया, मैंने प्रपोजल दिया उनको
कि मैं टोमेटो की सेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहता हूं, तो वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट कर देंगे? एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? ये तो किसानों के हित में है भाई। टोमेटो की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी तो टमाटर 1 हफ्ते की बजाय 10 दिन तक चलेंगे, और तब उससे कम्युनिकेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाएगा। आपको पता है, एक दिन में ट्रक में, एक दिन आपने बुक किया उसको, माल गया वहां पे, लोड हुआ, दूसरे दिन ट्रक निकली। अब अगर उसको आना है बेंगलुरु से, अब बेंगलुरु से कानपुर आने में बाई ट्रक 3 से 4 दिन लगेंगे, बाई ट्रेन 24 आवर लग जाते हैं, सुपर फास्ट की बात बता रहा हूं। तो 24 आवर तो ट्रेन से लग रहे हैं, और ट्रक से लग जाएगा 4 से 5 दिन, क्योंकि ट्रक्स में कुछ नो एंट्रीज भी होती हैं। अब 4 से 5 दिन ट्रक में रहा, एक दिन अनलोड हुआ, कितने दिन हो गए? 6 दिन। अब 6 दिन और 7वें दिन हो गए, सड़ जाएगा। तो जो रिटेलर है, यानी कि जो फुटकर व्यापारी, उनको तो कुछ मिला ही नहीं, और किसान ने जो भेजा वो माल यहाँ पे बेकार हो गया, जिसने खरीदा वो भी बर्बाद। तो सोचो, सबका लॉस ही लॉस हुआ। अगर वो 10, 12, 15 दिन तक चल सके तो इस तरह का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी गवर्नमेंट, तो मुझे अप्रूवल मिलेगा। अब मैं कहूं ये प्रपोजल भेजूं कि मैं टोमेटो को वो टोमेटो का कलर चेंज कर दूंगा, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा वो। ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वही लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, बोलते हैं इन सब की मोरालिटी के बियॉन्ड जाने से पहले हमें बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को समझना पड़ेगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट, बोलते हैं अच्छा कल क्या होगा ये आज हम डिसाइड कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? कल क्या होने वाला, कल कौन सा नया रोग आ जाएगा कुछ पता नहीं। ऐसे ही कल को कौन मुसीबत खड़ी हो। अच्छा, कभी हमने खेती बाड़ी में जब यूरिया यूज करना चालू किया था, इंसानों की बात कर रहे हैं, इंडिया के वही मत सोचो, वर्ल्ड लेवल पे सोचो, कहीं ना कहीं तो यूरिया यूज किया गया होगा ना पहली बार साइंटिस्ट ने। तो क्या उन्होंने ये सोचा था कि सॉइल खराब हो जाएगी, सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी? लेकिन हो गई। कंसीक्वेंस बाद में नजर आते हैं, आज बताएगा कि कल क्या होने वाला है। अच्छा, जैसे आज हमने डिसीजन लिया इतने एडवांस होने के बाद कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना, और प्रदूषण बढ़ गया तो हमें ईवीज की तरफ स्विच करना पड़ेगा, और अगर नहीं भी बढ़ता ना तो भी करना पड़ता। कारण, क्योंकि अगर ईवीज नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, तो पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है भाई, लिमिटेड है, आबादी है इतनी सारी, पेट्रोल डीजल थे लिमिटेड, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तभी प्राइस हाइक पे है। अच्छा, खत्म होने से पहले अगर हम स्विच कर गए तो ठीक है, और खत्म हो गया तो सब कुछ रुक जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी, क्यों? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, और चीजें बढ़ जाएंगी, हॉस्पिटैलिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो कहने का मतलब है साइंटिस्ट बहुत इंटेलिजेंट है। अभी तो नई चीज आने वाली है, सोलर, आपके उस पे सोलर पैनल लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि पता ही नहीं लगेगा। सोलर पैनल आपके कार के छत पे लग जाएगा और उसी से गाड़ियां चलेंगी। कुछ समय बाद बैटरी भी लगी होगी पर वो चार्ज हो जाएगी उसी से, और एक बार चार्ज हो जाएगी, अपने आप चलाते जाओ, चार्ज हो रही है। और अभी तो नई नई चीजें आ रही है। अभी चार्ज होने वाला कॉन्सेप्ट आया अभी, जब आप अपनी कार में या गाड़ी में ब्रेक मारोगे तो जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे भी एनर्जी पैदा होने लगी है। और ऐसा अभी भारत सरकार ने ट्रेनों में अप्लाई कर दिया, जब भी ट्रेन में बिजली की ट्रेन हो या कोई भी ट्रेन हो, जब ब्रेकिंग होती है तो उससे बिजली जनरेट होती है, वो बिजली वापस चली जाती ग्रिड में। तो बहुत एडवांसमेंट हो गया धीरे धीरे। देखिए, लिखा है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीईएसी प्रोग्राम चलाया। ये इसका फुल नेम कई बार पूछा गया, जीईएसी का पूरा नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अप्रूव करती है। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया नीट 2018 या 19 में, उसमें अप्रूवल था ही नहीं ऑप्शन में, अप्राइसल था। तो इसका ना, इसको अप्राइसल भी बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइसल कमेटी। तो अप्राइसल भी बोल सकते हैं, अप्रूवल या अप्राइसल एक ही चीज है। विच मेक द डिसीजन, यही डिसीजन लेगी क्या, कि वैलिड है कि नहीं जीएम रिसर्च, मतलब जो मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च कराना चाहता हूं वैलिड है कि नहीं, और सेफ्टी भी देखेगी कि पब्लिक सर्विस में है कि नहीं, जनहित में है कि नहीं है, जनहित के खिलाफ तो नहीं है, है ना। कलर चेंज करना जनहित के खिलाफ है, लेकिन टोमेटो को सेल्फ लाइफ बढ़ाना जनहित में है, ठीक है ना। चावल का साइज बढ़ाना जनहित में है, चावल का टेस्ट बढ़ाना जनहित में है, लेकिन चावल को लाल कर देना ये जनहित में नहीं है। अच्छा, अब आप बोलोगे पीला तो किया, अरे हमने पीला इसलिए नहीं किया था, हमने उसमें विटामिन ए डाल दिया। विटामिन ए किस तरह का होता है, विटामिन ए पीले या और ऑरेंज कलर का फल में होता है। इस कारण देखा होगा पुलाव वाला जो चावल होता है पीले कलर का और बड़ा होता है, देखा होगा, उसमें डाला बीटा कैरोटीनाइड्स। अगर बीटा कैरोटीनाइड ऑप्शन में नहीं है तो विटामिन ए करिए। अब आगे देखिए, मॉडिफिकेशन या यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। कहने लगे पब्लिक सर्विस के लिए मॉडिफिकेशन करना
या मेडिसिन सोर्स के लिए मॉडिफिकेशन करना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और स्पेशली पेटेंट दे दिया जाता है इसको। जैसे क्या पेटेंट का क्यों लिखा है? क्योंकि आपने पता है हमारी चीज पर दूसरों, देखो पहले हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, भारत में सबसे ज्यादा थी बेरोजगारी और भारत गरीब देश था। अब ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है, अब प्रति व्यक्ति कैपिटा बढ़ी है और भारत का देखो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप कर रहा है। 2050 आते आते भारत डेवलप्ड हो जाएगा, ऐसा प्रयास है। लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं आगे की सोच, तब तक होगा कैसे? अभी जितने सरकारी संस्थान हैं सब में सोलर पैनल लग गया ऊपर, ताकि बिजली बचा सके। सब में आप LLR चले जाओ, यानी हैलट जिसको बोलते हैं, आप BHU चले जाओ, आप एम्स चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, केस्को के ऊपर खुद छत के ऊपर वो लग गई सोलर, घरों के ऊपर सोलर। वो PM सूर्य योजना आपने सुनी होगी, घरों के ऊपर लोग प्रोत्साहित कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है कि लगवाइए। उससे क्या होगा, हमारा बिजली का जो लोड है वो भी कम होगा। अच्छा, बिजली फ्री में थोड़ा ना होती, कोयला जला जला के बनाई जाती है, कोयला जला के बनाई जाती है। पंखा एक होता है टरबाइन वाला, पानी से बनाई जाती है। अच्छा, पानी भी तो लिमिटेड है, पानी भी लिमिटेड है, कोयला भी लिमिटेड है ना? और चलो एयर भी लिमिटेड ही मानो, मान लो 4 दिन हवा नहीं चली, टरबाइन रुका हुआ है, बिजली भी रुक गई, अब क्या होगा? तो इसलिए क्या हो रहा है, सोलर पावर पर बढ़ रहे हैं, स्विच कर रहे हैं लोग। तो वही वो कह रहा है कि पेटेंट जो है ना हमारी चीजों पर दूसरे, हम लोग, मैंने बात यहां से स्टार्ट की थी, तब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बेरोजगार थे, चीजों के बारे में जानते नहीं थे। अच्छा, हमारे लिए सोलर पैनल नया है, पर आपको पता है US के लिए बहुत पुराना है, उनके घरों में बहुत पुराने समय से लगा हुआ है। आप पुरानी हॉलीवुड मूवी देखो, है ना, जेम्स बॉन्ड की, उनके पास मोबाइल तब भी हुआ करता था 1970 1975 की मूवीज में, 1980 की मूवीज में। हमारे मोबाइल कब आया? 90s के बाद आया, और फुल फ्लैश में आया 2000 के लमसम, 2000 के लमसम आया है सन 2000 में। अब सोचो हमारे यहाँ इतना साल, 50 साल पीछे हम लोग, है ना? वहां कारें दिखाई जाती थी जेम्स बॉन्ड की, तो वो आपको लगता था कि वो चमत्कार है, पर आज की डेटों में वो सारे फीचर्स है आपकी कारों में। उनका ऑटोमेटिकली शीशा उड़ जाता था, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता था। हम लोग क्या पहले हाथ से हिलाते थे तो वो शीशा ऊपर जाता था, नीचे जाता था। आज की डेट पे क्या हो गया कि बटन दबाओ, सीधे ऊपर सीधे नीचे। देखा होगा उनकी, हाँ, ये थोड़ा उन्होंने अलग किया था कि उनकी गाड़ियों से गोली फायर होती थी, तो हमारे टैंकों में होती है। वो टैंक वाला सिद्धांत उन्होंने वहां तब लगा दिया था। वो कार रियल में बनाई थी, ऐसा नहीं कि वो फेक बनाते हैं। हॉलीवुड वाले इसलिए तो फेमस है, सॉरी, हाँ हॉलीवुड, वो इसीलिए तो फेमस है कि वो रियलिस्टिक चीज करते हैं और हम लोग वर्चुअल चीज करते हैं, यानी वर्चुअल, है ना? तो मैंने क्या बोला, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा अनाज किसका, मतलब हमें ये लगता था कि हमारा क्या ही चुरा ले जाएंगे। जैसे मैं बोलूं मेरे पास है ही क्या जो कोई चुरा लेगा। अब हमें पता था कि मेरे पास अनाज है, अगर ये पता होता कि उसको भी चुराया जा सकता है एक दाना, और भारत जैसे देश में एक दाना मांगो तो उस समय लोग पूरा बोरा ले जाओ यार। आज भी है, आज भी है ऐसा, है ना? आज भी है, विलेज साइड पे आज भी है। इतना लोगों में रिगार्ड है कि कुछ मांगो तो वो आप बोलोगे बस थोड़ा सा दीजिए, वो इतना दे देंगे आपको, इतना रिगार्ड, हाँ है, मैंने देखा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अंग्रेजों ने बोला लाइए ये बासमती राइस हम लोग चेक करते हैं कि आप कितने अच्छा टेस्टी, तो उन्होंने बना के खिलाया भी, और बना के खिलाया तो उन लोगों को समझ में आ गया, उनको बिजनेस समझ में आया। उनको बोला मुझे एक मुट्ठी दाना दे दो, एक मुट्ठी दे दो, तो उन्होंने दे दिया, पूरा बोरा भर के दे दिया। ले गए वहां पे, रिसर्च किया, रिसर्च करके उसका DNA निकाल लिया, उस DNA को प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके अपनी राइस में डाल दिया, और सेमी डोर वैरायटी बना ली, छोटी वाली, हमारी थी लंबी वाली वैरायटी, उन्होंने छोटी वैरायटी बना ली और उसका पेटेंट करा लिया। और पेटेंट कराने के बाद हमारा ही बासमती राइस पूरे यूरोप में, पूरे एशियन कंट्रीज में, वहां सब में सप्लाई किया गया। अब आप बताओ, हम लोग को तो ये पता ही नहीं था, हम तो बासमती राइस अपने लिए उगाते थे, कोई प्रोफेशनली तो बेचने के लिए तो उगाते ही नहीं थे, हम अपने लिए ही खेती बाड़ी करते थे। पहले खेती बाड़ी पर्सनल की जाती थी, आज की डेट पे खेती बाड़ी प्रोफेशनल की जा रही है ना, कि खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, तो क्योंकि एक व्यवसाय टाइप का हो गया, होना भी चाहिए। तो वो लोग तब भी प्रोफेशनल थे और आज भी प्रोफेशनल है। उन्होंने उसका निकाल के वो एक नई बासमती राइस क्लेम कर ली, पैकेट में आज हम भर के बेचते हैं, वो लोग पैकेट में तब भर के बेचते थे, और पूरे यूरोप में सप्लाई कर दिया, और डॉलर्स और यूरो में पैसे कमाए। और इससे किसको नुकसान हुआ? हाँ, अगर वो राइस US दे रहा है तो नुकसान भारत का हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारा ही राइस और हम ही खरीद के इंडिया गेट नाम से खा लें, क्या फायदा हो, या कोई और नाम से खा लें, क्या फायदा हो?
ठीक है ना। अभी तो ये सब इंडियन कंपनी आ गई, पहले फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ बासमती राइस अच्छी किस्म का सप्लाई करती थी, कहती थी हमारे यहाँ का बासमती राइस खा के देखो। लेकिन जानते हैं कि पेटेंट हमारे यहाँ पे अनुभव बहुत ज्यादा है, ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, भी पढ़ेंगे एक लाइन। हमारे यहाँ अनुभव बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ इंडस्ट्रीज ज्यादा है, हमारे यहाँ क्या है, अनुभव बहुत ज्यादा है। हमारी बासमती राइस को किसान आज भी सूंघ के बता देते हैं कौन सा चावल है, ये लो काला नमक है ले जाओ, गलत कह रहे हैं। हमारे आज भी बता दे ये मंसूरी है ले जाओ, ये रामभोग है ले जाओ, है ना, ये वाला चावल है, ये RR21 है, ये सब बता देते, वैरायटीज तक बता देते, ये कौन सी वैरायटी बता देते, क्योंकि उगा रहे हैं दिन रात, उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों को पता लग गया कि ये तो हमारे राइस जैसा खुशबू दे रहा है, हमारे ही टेस्ट का है, बना के भी खाया, हमारे ही टेस्ट का है, लेकिन साइज में बड़ा है, और ये भी लिखा है कि वो उनके पौधे छोटे होते हैं। लेकिन इतनी सिमिलरिटी कैसे हो सकती है? ये तभी पॉसिबल है जब जीन सेम प्रयोग किया गया है। हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, उनके वाले चावल को हमारे यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया, दोनों का जीन मैचिंग कराई गई, दोनों का जीन सेम मैच कर गया। जब सेम मैच कर गया तो अब कोर्ट में मामला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट्स होती है इनकी भी, इंटरनेशनल कोर्ट्स में मामला गया तो इंटरनेशनल कोर्ट्स ने पूछा कि भाई आप अपने साक्ष्य दीजिए, यानी प्रूफ, आप अपने एविडेंस दीजिए। हमारे यहाँ तो उन्होंने अपने एविडेंस दिए 10 साल के, ये हमने 10 साल पहले ये खोज की है, ये नोवेल्टी, ये इन्वेंशन हमें मिला है, ये रहा हमारा पेटेंट बिल। हमारे यहाँ कोई पेटेंट बिल नहीं था क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हमारे यहाँ लेकिन 2-2, 10-10 हजार साल, लाखों साल पुरानी पुराणों में चावल का जिक्र है, बासमती राइस का, उनमें पोट्री में है जिक्र, उनमें है। तो उन्होंने बोला देखो ये इसका एविडेंस सबके पास रहता है कि ये पुराण कितना पुराना है, ये कविता कितनी पुरानी है ना, मुंशी प्रेमचंद कितने पुराने हैं, है ना। तो ये सब बताया गया कितने पुराने हैं। तो आपके यहाँ 10 साल पहले खोज, हमारे यहाँ तो बासमती राइस लिखा हुआ है पुराणों में, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल 100% सही है, और हमारी साइंस में भी लिखा हुआ है। फिर एविडेंस हमारे ज्यादा पुराने थे, लाखों साल पुराने एविडेंस हमारे यहाँ। फिर जो रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई, 100% सिमिलरिटी निकली, फिर उन पे पेनाल्टी लगाई गई, वो पेटेंट बिल हम लोगों को मिल गया। तब से एक नया रूल भी बनाया गया, जो जिस कंट्री का नेटिव फूड है बस वही कंट्री उसको एक्वायर कर सकती है, कोई और एक्वायर नहीं कर सकता खाने पीने की चीजों में। जैसे अगर कोई गेहूं हमारे भारत में उगता है तो हमारा ही अधिकार है उस पर, किसी और का नहीं। जैसे दशहरी आम, ये केवल भारत उगा सकता है और कोई नहीं उगा सकता। हाँ, कोई उनके यहाँ कोई वैरायटी वो उगाए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। चाइनीज में ऐसे आपने देखे होंगे जिसमें सीडलेस होते हैं, चाइना उगाता है, हम लोग सीडलेस नहीं उगाते। हम लोग दशहरी आम हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर आम है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है उसकी, है ना। तो क्या बोला गया, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर, यानी पब्लिक का जो क्रोध है वो बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि कुछ कंपनीज थी, वो भी MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्होंने क्या पेटेंट ले लिया था, पेटेंट ले लिया था किसका, किसी प्रोडक्ट का या किसी टेक्नोलॉजी का, दैट मेक यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो उनको अधिकार देता था कि वो हमारा जेनेटिक मटेरियल बना लें और उसको यूज करें, और वो पौधा उगा सकते थे या बायोलॉजिकल रिसोर्स का प्रयोग कर सकते थे। और लंबे समय तक ऐसा पाया गया, और ऐसा किया डेवलप्ड कंट्री के फार्मर्स वगैरह ने, और जो इंडिजिनस पीपल थे उनको नुकसान हुआ, यानी कि लोकल लोगों को नुकसान हुआ, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको फायदा ही फायदा हुआ। इसी को बोलते हैं बायो पायरेसी, पायरेसी की पेटेंट, पायरेसी। अब ये देखिए राइस वाली हिस्ट्री पे आ गए, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। राइस जो है इंपॉर्टेंट ग्रेन है, हमारा स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब जिसके बिना भारत नहीं रह सकता। जैसे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खाओगे तो क्या, रोटी तो और चावल, क्या बोलते हैं, कुछ ना मिले रोटी चावल मिल जाए तो नमक के साथ ही खा लेंगे। मतलब गरीबी की बात करें तो रोटी चावल हमारा स्टेपल फूड है, दाल ना भी हो तो चलेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं अचार विचार से ही खा लेंगे पर खा लेंगे, है ना। तो राइस जो होता है इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, स्टेपल फूड है। और अगर हम 1000 ऑफ ईयर्स चले, वो भी एशिया के एग्रीकल्चर में, एशिया के एग्रीकल्चर हिस्ट्री में चले, तो हमारा स्टेपल फूड है राइस। और 2 लाख वैरायटी राइस की अकेले भारत में उगाई जाती है। 2 लाख किस्में, 2 लाख किस्म है इसकी, 2 लाख वैरायटी है। और इसकी जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर रिचेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। मतलब हमारे जितना चावल का प्रोडक्शन कोई नहीं करता, हमारे जैसे चावल की क्वालिटी कोई नहीं देता। बासमती राइस जो है वो यूनिक है 2 कारणों के कारण। एक, उसकी खुशबू, यहां बनाओ वहां तक महकेगा, है ना, होता है कि नहीं। और फ्लेवर बहुत टेस्टी है, मतलब खाने में स्वाद है और खुशबू बहुत बेहतरीन है, मतलब स्वाद वाला भी है और लाजवाब भी है ना।
27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी केवल बासमती की अकेले, जो डॉक्यूमेंटेड का मतलब है जिसको पेटेंट करा लिया है, मतलब 27 प्रकार के हमारे पास केवल पेटेंट है बासमती के, ठीक है ना। तो बासमती ग्रोन इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कराई जाती है बासमती का। एंशिएंट टेक्स्ट, ये देखो एंशिएंट टेक्स्ट मतलब प्राचीन पुराणों में, फोलरोक में, पोट्री में, कविताओं में इसका सदियों से जिक्र है। 1997 में, देखो 1997 में की बात कर रहा है, अमेरिकन कंपनी थी, उसने पेटेंट राइट ले लिए थे, किसका, बासमती राइस का, किससे, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में। दिस अलाउ द कंपनी टू सेल द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रॉड, यानी यूएस और यूरोपियन कंट्री में इन्होंने बेचने पर उसको बेचने चालू कर दिया, और नई वैरायटी बता के। ये नई वैरायटी एक्चुअली थी ना, वो किसने किसने कैसे डिराइव की गई थी, लिखा है एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटी, वो हमारी थी, हमने बनाया था वो बासमती, उन्होंने नई वैरायटी करके उसको बेच दिया। इंडियन बासमती राइस को क्रॉस करा दिया गया था, किसके साथ, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, और इस इन्वेंशन का नोवेलिटी का क्लेम ले लिया। द पेटेंट एक्सटेंड द फंक्शनल इक्विवेलेंट, यानी पेटेंट को कुछ दिनों तक एक्सटेंड किया गया, और इसके बाद इसको सेलिंग करने से रोक दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया बाय द पेटेंट बिल। यानी उन्होंने पेटेंट पहले कराया, तो हमारी बासमती कोई खरीदेगा नहीं, उनकी बासमती के पास राइट है, हमारे पास तो कोई, जैसे अगर कोई जमीन हो, कोई जमीन है आपकी, कब्जा कर लिया किसी और ने, कागज उसके पास है, आपके पास कागज है ही नहीं, खो गए, अब आप बताओ कोर्ट किसको वो देगी, जिसके पास कागज है। वैसे उनके पास कागजात थे पेटेंट के, हमारी ही चीज हम बेच नहीं पा रहे थे, हम बाध्य थे, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था उन्होंने हमको। बहुत सारे प्रयास किए गए भारत सरकार द्वारा, ये सेवरल अटेम्प्ट किए गए पेटेंट को यूज करने के लिए, प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए। इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन का भी पेटेंट करा लिया था, देखिए टर्मरिक और नीम का भी करा लिया था। कह रहा है अगर हम जागरूक नहीं रहे, नॉट विजिलेंट का मतलब जागरूक, अलर्ट, अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो इमीडिएटली अगर हमने इन चीजों को नहीं समझा, पेटेंट एप्लीकेशन को नहीं समझा, तो अदर कंट्री या इंडिविजुअल में इनकैश अवर रिच लिगेसी, हमारी लिगेसी कितनी अच्छी है, हमारा भारत का बायोडाइवर्सिटी कितना है, हमारा लैंड एरिया वर्ल्ड का रेशियो में कितना है 2.4%, और हमारी बायोडाइवर्सिटी 8.1%। सोचिए हमारे यहाँ हर चीज बहुत ज्यादा है, इंडिया इसीलिए तो 12 मेगा कंट्रीज में एक आता है, आपने देखा होगा। इसका मतलब सोचो हमारी जो रिच लिगेसी है खत्म हो जाएगा, सब उजड़ जाएगा, हमारी चीज पर सारा का सारा अधिकार किसी और कंट्री का होगा। सोचो अनाज तक चोरी हो जाता है। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। बोलते हैं बायोपायरेसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी आपको कोई भी बायो रिसोर्स जो है आपका वो यूज कर रही है, और आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दे रही, विदाउट प्रॉपर कंपनसेशन या ऑथराइजेशन, आपसे ना परमिशन ली, चोरी कर लिया छुपा के, और आपको ना तो कोई क्लेम दिया, ना तो कुछ क्लेम मिला और ना ही कोई पेमेंट मिली। तो ये क्या होता है, यही कहलाती है बायोपायरेसी। जैसे ये कुछ गाने होते हैं पायरेटेड होते हैं, पायरेटेड का मतलब कुछ गाने हूबहू हॉलीवुड के हैं, उनका रिदम पकड़ के उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। जैसे एफएम पे कभी सुनो तो वो सुनाते हैं हूबहू सेम टू 100% डीएनए मैच करके बताते हैं, कहते हैं 100% डीएनए मैच्ड, तो वो पहले उसमें सुनाते हैं हॉलीवुड वाला, या किसी और कंट्री का होता है तो वहां सुनाते हैं, फिर अपना वाला सुनाते हैं, तो सेम रिदम्स। तो अपने यहाँ जो सिंगर है वो क्या होता है, फॉरेन गए घूमने, उनको ये गाना का लय पसंद आ गया, लिरिक्स पसंद आ गए, लिरिक्स को हिंदी में कन्वर्ट करके भारत को जुमा दिया, है ना, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो देखो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारे जो नेशन है इंडस्ट्रियलाइज है, ये मैंने अभी बात बोला था कि ज्यादातर जो नेशन है वर्ल्ड में वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और बहुत ज्यादा उनके पास पैसा है। जैसे क्या है, अमेरिका क्या है, इंडस्ट्रियल है, अमेरिका में बहुत खेती बाड़ी नहीं होती, दुबई में क्या खेती बाड़ी होती, चलो बताओ, लेकिन दुबई वर्ल्ड का नंबर 1 विजिटेड प्लेस है। वो जब भी कोई चीज पुरानी हो जाती है ना, अभी बुर्ज खलीफा से भी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, पूरी सोलर सिटी बना दी है अमेरिका में एलन मस्क ने, वो लोग बना रहे हैं पूरा, वो एक नया सिटी बसा रहे हैं, पूरा कांच का सिटी होगा, पूरा फुल्ली एसी, मतलब आप सड़क पे भी घूमोगे तो एसी चल रहा है, पूरा आइसोलेट कर देगा आपको इन्वायरमेंट से, आपको हमेशा चिल्ड इन्वायरमेंट मिलेगा। लेकिन हाँ सोच के देखो, वहां जिनका बंगलो होगा वो 24/7 उनको इतनी सुविधाएं मिल रही,
तो जो बंगलो वहां 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का होगा वो अंदर होगा 2 4 10 अरब का, करोड़ से सीधे अरब में पहुंच गए। तो अब क्या होगा, अब जो जो व्यक्ति वहां घूमने जाएगा उसके ऊपर टैक्सेस भी ज्यादा लगेंगे, उसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा। भाई अगर आपको यूनिक चीजें देखनी है, अगर हमसे कोई बोले मंगल ग्रह देख के आओ, तो सब कुछ तो चला जाएगा, तो बचेगा क्या? मंगल ग्रह का जो किराया है वही एफर्ट ना कर पाए, है ना? तो सोचो मंगल ग्रह पे क्या है, उसके बाद फिर वापस ही ना आए क्योंकि सारी जेब खाली हो जाएगी, है ना? आगे, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेचर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली रिच है, लेकिन उनकी डाइवर्सिटी बड़ी पुअर है, वो उनके यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं है, ठीक है ना? ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है उनके पास। अच्छा जब बताओ, जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छा किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो गेहूं कैसे उगाते हैं, कुछ पता होगा उसको? नहीं पता होगा, है ना? इसका उल्टा हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है और जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज्यादा है। किसका? बायो रिसोर्स का। ट्रेडिशनल नॉलेज को, बायो रिसोर्स के ट्रेडिशनल नॉलेज को जो मॉडर्न एप्लीकेशन के साथ अगर हम जोड़ दें, तो हम अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे और एफर्ट और एक्सपेंडिचर भी सेव करके कॉमर्शलाइजेशन कर लेंगे। यानी देखा होगा आजकल भारत स्टार्टअप पे क्यों चल रहा है। पहले हम जो जो काम फॉरेन कंट्री से, पहले हम अपने भारत के कोच भारत में नहीं बनते थे, है ना? हम जितनी लग्जरी, राजधानी तक जब पहली बार कोच आई थी, राजधानी के जो कोच आए थे, शताब्दी के जो कोच आए थे, जर्मनी से आए थे, है ना? आज की डेट पे वंदे भारत का कोच उससे बेहतर है और सब मेक इन इंडिया के तहत चल रहा है, ठीक है ना? वंदे भारत जैसी ट्रेन जो कि मतलब अच्छी ट्रेन में गिनती होती है और लेट नहीं होती है, बिल्कुल सही है, चाहे 24 घंटे की रन हो पर लेट नहीं होती, एकदम टाइम टू टाइम चल रही है। और बहुत सारा रेलवे ने बहुत अपडेट कर दिया अपने आप को। हम उनसे खरीदते थे तो पता लगा एक ट्रेन जितने में बनती थी, खरीद के लाते थे और उनके इंजीनियर आकर के यहाँ सेटअप करते थे। आज हमारे आईटीएस के इंजीनियर ने, आईटीज के इंजीनियर ने, एनआईटीज के इंजीनियर ने एक ट्रेन के कॉस्ट पे 10 वंदे भारत बना दी, एक ट्रेन की कॉस्ट पे। आज जो जो वो आते थे ब्रह्मोस करके मिसाइल, रसिया से खरीदते थे, आज भारत कुछ बना रहा है। सोचिए उन्हीं के सहयोग से बना रहा है, पर भारत में कॉस्ट कम आती है। भाई उनके इंजीनियर आएंगे, उनके लिए एक्सपर्ट्स आएंगे तो कॉस्ट लगेगी, उनके उनके लिए लग्जरियस अपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। हमारे भारत वाले आईटी वाले को कहते हैं अरे कुछ नहीं, बस पेमेंट दो, दिन रात काम कराओ, एप्रिसिएशन दो, है ना? सही कि नहीं है? तो भारत में क्या हो रहा है, एफिशिएंसी और स्किल्स बहुत ज्यादा है। तो वही चीज कह रहा है, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और कॉमर्शलाइजेशन हो जाएगा। आज भारत क्यों कॉमर्शलाइजेशन की तरफ है? भारत का इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है। हाँ, अब जनसंख्या ज्यादा है तो महंगाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो हमारी फॉल्ट है। देयर हैज बीन ग्रोइंग इनजस्टिस, बोलते हैं कुछ चीजें अभी भी इनजस्टिस हो रही है, लेकिन अभी सपोर्ट में आया है, भारत ने काफी वो सफलता दिखाई इन चीजों में। पता लगा भारत सरकार से एक डील हुई यूएस की या यूएई की। अब यूएई ने कहा हम आपको तेल देंगे, बदले में आप हमको क्या करिए, अनाज सप्लाई कर दीजिए या वेजिटेबल सप्लाई कर दीजिए, तो हम आपको तेल सप्लाई कर देंगे, बदले में ये हो जाएगा। जैसे इसी के तहत एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, मुंबई से दुबई तक डायरेक्ट ट्रेन जा रही है, हाइपरलूप ट्रेन। हाइपरलूप का मतलब 2 घंटे में आप फ्लाइट से पहुंचते हो, 2-3 घंटे में आप पहुंच जाओगे दुबई हाइपरलूप ट्रेन से। स्पीड उसकी होगी 500-600-700 किलोमीटर पर आवर और बिल्कुल सेफ। और हाइपरलूप बनाया जा रहा है, टनल, और समुद्र के अंदर जाओगे, इधर उधर मछलियां, वेल, ये सब क्रोकोडाइल ये दिखेंगे और आपकी ट्रेन निकल गई सन से, है ना? और उसमें 2 पाइपें बनाई गई, एक से आप जा रहे हो दुबई, उससे टूरिज्म बढ़ा उनका, और आपको क्या फायदा हुआ, भारत सरकार को वहां से तेल आ रहा है, नीचे से, नीचे टनल से तेल आ रहा है। अब देखो डुअल फायदा हुआ, 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। हमें तेल को लाने के लिए किसी टैंकर की जरूरत नहीं, किसी एरोप्लेन की जरूरत नहीं, किसी कार्गो की जरूरत नहीं, कोई पानी के जहाज की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ रहा है, वहां से खोला गया, इधर से रिसीव कर लिया गया, कितने लीटर वहां से भेजा गया उतने ही लीटर रिसीव होगा, कोई चोरी और ये सब खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और उससे क्या हुआ, जो टिकट आपको फ्लाइट से नहीं मिलती थी वो हाइपरलूप से जरूर मिलेगी, और 2 घंटे की जर्नी, और वो उसमें क्रैश होने का चांस भी नहीं, और बहुत अच्छा नजारा होगा, पानी के अंदर नेचुरल चीजों को देखते हुए जा रहे हो। वहां क्या हवा में क्या देख रहे हो, बस बादल, बादल भी नहीं दिखते ऊपर, बादलों से ऊपर चलते हो आप, केवल सूरज दिखेगा, बस कुछ दिखेगा ही नहीं।
inadequate compensation and benefit sharing between the developed and developing countries। यानी क्या हो रहा है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज शेयर कर रहे हैं चीजों को। जैसे आज भारत अपना बासमती राइस उनको देता है किसी कंट्री को, तो वो लोग यूरो और पौंड में बेच रहे हैं। अब ये लेकिन हमारी गलती नहीं है, लेकिन इनजस्टिस हो रहा है। वो बेच रहे हैं, हमसे ले रहे हैं सस्ते में, रुपीज में ले रहे हैं और बेच रहे हैं डॉलर्स में, तो फायदा उनका बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट तो मिल ही रहा है ना। Therefore, some nation are developing law, कुछ लॉ बना दिए गए ताकि ये जो अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है बायो रिसोर्स का, ये रुक सके और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ये एक्सप्लोर हो सके। लास्ट है ये लास्ट लाइन, इंडियन पार्लियामेंट ने अभी अभी एक दूसरा संशोधन किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अपने पार्लियामेंट में दूसरा संशोधन किया और उसको बोलते हैं आईपीबी। आईपीबी का पूरा नाम कई बार पूछा गया, आईपीबी का पूरा नाम इंडियन पेटेंट बिल। इस बिल का कहना है कि अगर आपको जरूरत है, मतलब अगर अपने साइंटिस्ट को इंस्ट्रक्शन दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपको लगता है कि ये चीज हमारी है और उनको पेटेंट कराने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मतलब उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं ना कि इशू, जैसे भारत सरकार ने बोला आज इस रूट पे मेट्रो बनेगी, तो कल से काम थोड़ा चालू हो जाएगा। कल से काम नहीं चालू होता, पहले लैंड एक्वायर होगी, इंजीनियर जाएगा, वो देखेगा कि यहाँ मेट्रो बन सकती कि नहीं बन सकती, क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, डीपीआर तैयार होगा उसका, है ना। उसका मिट्टी का टेस्ट होता है कि वो मिट्टी इतने भार को झेल पाएगी कि धंस जाएगी। पता लगा ब्रिज बना दिया, धंस गई। पता लगा मेट्रो चल रही थी, क्रैश हो गई। तो बहुत टेस्ट होते हैं। पता लगा नीचे से सीएनजी पाइप गुजर रही है और आपको अंडरग्राउंड मेट्रो बनानी है, तो वो प्रपोजल फिर बोलते हैं ऊपर से बनाओ। ऐसे दिल्ली में बहुत कठिनाइयां आई, क्योंकि दिल्ली पहला वो था जहां बनाया गया। हम लोग ने, दिल्ली पहला स्टेट था जहां हम लोग ने पहली बार मेट्रो बनाया। आज की डेट पे मेट्रो बनाने में कठिनाई नहीं होती। हमारे जो स्टेशन है आपका, जिसको घंटा घर बोलते हैं, तो हमारे घंटा घर में क्या है ना, अंडरग्राउंड बनाया गया है। घंटा ऊपर और घर ऊपर और नीचे से निकल गई वो मेट्रो। तो आज की डेट पे हर चीज पॉसिबल है। तो ये इसके लिए क्या पेटेंट बिल लाते हैं। कहते हैं, उनका कहना था कि आप ये मत सोचो कि जैसे कल से मेट्रो नहीं बन सकती, वैसे आप ये मत सोचो कि आप पेटेंट कल तुरंत नहीं मिलेगा। कहते तुरंत मिलेगा, क्योंकि ये संशोधन कर दिया, लिखा हुआ है इमरजेंसी हो तुरंत मिलेगा, और रिसर्च करनी हो तुरंत मिलेगा, डेवलपमेंट करना हो तुरंत मिलेगा। यानी कि आज की डेट पे पेटेंट बिल बड़ा आसान कर दिया है, उससे भारत सरकार का फायदा हो रहा है। वरना क्या, अगर हमने जरा भी डिले किया, किसी और ने पेटेंट करा लिया, तो क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़ा करो। लड़ाई झगड़ा का मतलब कोर्ट केस करो, ये करो वो करो, फीस दो वकील की, और बहुत सारे वो चीजें होती है। तो बहुत टाइम किल होता है और भारत सरकार पीछे भी हो जाएगी इससे। अगर केवल लड़ने में सारा दिमाग लगाएंगे तो भारत, कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। अगर किसी कंट्री में लड़ाइयां चल रही हो तो वहां के पब्लिक भी नहीं सही से रह पाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप यूक्रेन का हाल देखो, क्या हो गया, खत्म हो गया लगभग। एक समय यूक्रेन सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, और एक समय ऐसा आ गया कि कोई मेडिकल स्टूडेंट वहां जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि है ही नहीं कुछ, सब तबाह हो गया। इस वजह से चाइना में मेडिकल कॉलेज की सीट्स बढ़ गई है, वो जो अब्रॉड जाके स्टडीज करते थे। रसिया वगैरह में बढ़ गई है, जर्मनी में बढ़ गई, फ्रांस में बढ़ गई है। सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट, जो 4 लाख स्टूडेंट थे पूरे वर्ल्ड के, जो वहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाते थे, अब वो सब इधर उधर स्कैटर्ड हो गए। इसीलिए तो क्या 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 कहा गया कि नुकसान तो हर कंट्री का होता ही है लड़ाई झगड़ा में। ये हो गया खत्म। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स बनाने से? रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स बनाने से क्या फायदा है? अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होंगे। है कोई ऑप्शन? सीधे सीधे बिना देखे ही समझ जाओ कि पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, कुछ नहीं, वो पूछेगा, इधर से जवाब आएगा। कह रहा काऊ की बात आ गई है, और पार्क्विन इंसुलिन का मतलब वही पिग से निकाली गई इंसुलिन, ठीक है। ये इससे क्या होता था, इससे एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाता था।
है ना, हो जाता था कि नहीं? इसीलिए तो हमने आज की डेट पे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाना चालू किया। ए और बी क्या है? ए है प्रो इंसुलिन और बी है इंसुलिन। नहीं, पूछा क्या है? ऑप्शन देखे तो समझ में आएगा। ए है प्रो इंसुलिन, बी है ए पेप्टाइड, ए छोटा होता है ना, सी है बी पेप्टाइड और डी है सी पेप्टाइड। यानी ये ऑप्शन सही लग रहा है। ये which polypeptide chain is removed during the maturation of pro-insulin into insulin? C chain 33 अमीनो एसिड होता है। कल बताया था A में 21, B में 30 और C में 33 होता है और A और B चेन मिलकर के इंसुलिन बनाती है। आंसर हो जाएगा C। Which step was proved in the main challenge in the production of human insulin by recombinant DNA technology? कौन सा होगा? रिमूवल ऑफ सी चेन फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन। एक्टिव इंसुलिन, हाँ, तो क्या होगा? पूछा गया है विच स्टेप प्रूव दैट द मेन चैलेंज प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। ये लाइन एनसीईआरटी की देखो, जहां एली लीली लिखा है वहां चेक करिए, लिखा होगा मेन चैलेंज इज, देखो वही लिखा होगा एली लीली कंपनी के ऊपर नीचे कहीं लिखा है ना मेन चैलेंज, यही है ना मेन चैलेंज। 1983 में तो सीधे सीधे एली लीली अरेंज द फॉलोइंग इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। इंसुलिन की प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोली टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। एक तो इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर चेन ए और चेन बी सेपरेटली प्रोड्यूस हो जाएगी। नहीं, पहले प्रिपरेशन करेंगे ना, पहले प्रिपरेशन कर लेंगे और प्रिपरेशन करने के बाद फिर फोर्थ आएगा। फर्स्ट के बाद फोर्थ, हाँ आ रहा है फोर्थ, फिर सेकंड हो जाएगा और फिर हो जाएगा थर्ड, हाँ पहला हो जाएगा। ये बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग द जीन इन चाइल्ड और एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कहलाएगा ना, जीन थेरेपी। फॉर फर्स्ट टाइम 1990 में किसकी डेफिशिएंसी? एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज। स्टडी ऑफ गिवन स्टेप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट एडा डेफिशिएंसी। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जेनेटिकली सेल्स आर इंजेक्टेड, नहीं तो ये तो बाद की बात है। रेट्रोवायरस इन्फेक्टेड lymphocyte extracted from the bone marrow of the patient and cultured। सबसे पहले हो जाएगा नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इनटू द रेट्रोवायरस। हाँ, निकालने वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो पहले चौथा हो जाएगा, है चौथा, हाँ। फिर उसके बाद रेट्रोवायरस इन्फेक्टेड lymphocyte extracted from the bone marrow of the patient and cultured। हाँ, इसके बाद सेकंड रेट्रोवायरस ऑफ डीएनए कैरिंग द नॉर्मल, हाँ सेकंड आ जाएगा, तो 4 के बाद सेकंड आ जाएगा। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल आर इंजेक्टेड टू द पेशेंट बोन मैरो, और उसके बाद ये रेट्रोवायरस लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ पेशेंट एंड कल्चर। नहीं, ये गलत हो रहा है, थोड़ा छोटा करिए तब। सबसे पहले होगा चौथा, चौथा हो गया। फिर रेट्रोवायरस मेक्स ए डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए, दिस डीएनए कैरी नॉर्मल जीन, हाँ सही है, तो सेकंड हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजेक्टेड टू द पेशेंट और रेट्रोवायरस लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द पेशेंट एंड कल्चर्ड। नहीं नहीं, ये कहां आएगा? ये लास्ट में नहीं आएगा, ये पहले आएगा। चौथे के बाद, हाँ ये सही लग रहा है, चौथे नहीं, पहले नॉर्मल सेल इंसर्टेड इनटू द रेट्रोवायरस, ठीक है। उसके बाद रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट कराओ, ठीक है।
उसके बाद रेट्रोवायरस डीएनए कॉपी बनाएगा, उसके बाद वापस दे दो, ये सही है। इसलिए सारे ऑप्शन ढंग से पढ़िए। ये बताइए, which might be advantage of beginning gene therapy as early embryonic stage, परमानेंटली क्योर हो जाएगा, है कोई ऑप्शन? हाँ, सेकेंड ऑप्शन। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो पैथोजन है, नहीं, डायग्नोस्टिक टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ इंफेक्शन। हाँ, तो पीसीआर हो जाएगा। इनकरेक्ट फॉर पीसीआर, इनकरेक्ट फॉर पीसीआर क्या होगा? इनकरेक्ट, पीसीआर कैन डिटेक्ट पैथोजन बिफोर इट्स प्रोड्यूस सिम्टम, और पीसीआर इज यूजफुल only when pathogen concentration is very high in the body। हाँ, सही है। 4, which of following method a probe is allowed to hybridize, तो ऑटो रेडियोग्राफी। बताइए प्रोब के लिए कौन सा वर्ड आया था? ऑटो रेडियोग्राफी। Which statement gives the correct explanation of auto radiography? प्रोब म्यूटेशन जीन को कभी वो ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा म्यूटेशन जीन को कभी शो नहीं किया जा सकता है कोई। क्लोन विच हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। सेकंड, प्रोब नहीं, क्लोन, क्लोन वर्ड लिखा होगा एनसीईआरटी में, चेक करिए, ये भी लिखा होगा क्लोन, देखिए प्रोब नहीं लिखा होगा, क्लोन लिखा होगा, है ना? ये वाला ऑप्शन होगा, द क्लोन विच हैव, देखो सेम लाइन लिखी होगी, लिखा है क्लोन विच हैव म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक। ये गलत है, प्रोब नहीं क्लोन, प्रोब तो जुड़ा ही नहीं था। इसीलिए देखिए सही सही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? एलाइजा, एलाइजा। ये बताइए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट कितने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए करेक्ट पूछा है? यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल, नहीं, गलत हो गया, नॉट पॉसिबल। पहला गलत हो गया क्योंकि नॉट होना चाहिए था, इज नॉट पॉसिबल, ये गलत हो गया। By the time pathogen has produced the disease symptom, the concentration pathogen is already high, ये सही है। The clone having mutated gene will not appear on the photograph, ये अभी किया है। एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड था, सही है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना? पहला होगा। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या? जिसका डीएनए हमने, जिसका जेनेटिक मटेरियल हमने मैनिपुलेट कर दिया है। DNA in all the cell, all of their cell, which have foreign DNA in all their cell। ये भी लाइन एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पेज नंबर 183 पे है। ट्रांसजेनिक एनिमल, एक तो ये किया था, एक ये किया था, एक ये किया था, एक ये किया था, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी किया जाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर ये भी सही है, यानी सारे सही हो जाएंगे। Transgenic animal serve as model to study many human diseases except, किसके लिए? नाइट ब्लाइंडनेस के लिए हम लोग ने नहीं किया। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए तो विटामिन ए काम आता है ना। which was introduced in the first transgenic cow, first transgenic cow alpha lactalbumin, फर्स्ट काउ जो रोजी थी, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क, पहला होगा। अच्छा, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक माइस बनाई गई थी, ठीक है ना, ट्रांसजेनिक माइस। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बायोएथिक्स? बायोएथिक्स तो सिलेबस में नहीं है, छोड़ो। मोनोपोली जो दे दी जाती किसी पर्सन को, ठीक है, नई चीज बनाने के लिए, कोई आर्टिकल बनाने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेटेंट। बासमती राइस की कितनी वैरायटी थी? 27, वो भी कहां पे? इंडिया में। किस स्टेप को इंडियन पार्लियामेंट में फुलफिल किया? इंडियन पेटेंट बिल। तो ये आपके हो गए इसके क्वेश्चन सारे, ठीक है। कल करेंगे इकोलॉजी ना,
कल इकोलॉजी का रिवीजन करेंगे।